नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज में 11वां चैप्टर विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 10 चैप्टर तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए थे, समझ लिए थे। राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 1 अंक का होगा। साथ में इस चैप्टर में से 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 3 अंक के होंगे। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 4 अंक के होने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाने के लिए एक समीकरण दिया गया था जिसे हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। इस समीकरण के अकॉर्डिंग किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित फोटोन की ऊर्जा 2 कार्यों में खर्च होती है। एक तो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में अर्थात कार्यफलन में, साथ में जो शेष जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। इस आपतित फोटोन की ऊर्जा को हम एच न्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो एच न्यू बराबर फाइ नॉट प्लस 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ये जो ई है ये है एच न्यू, ये है आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा। क्लियर? आपतित फोटोन की ऊर्जा है। ये जो न्यू है वो उसकी आपतित फोटोन की आवर्ती है। न्यू क्या है? आपतित फोटोन की आवर्ती। अब देखिए, ये जो फाइ नॉट है ये होता है एच न्यू नॉट। इसको हम कहते हैं कार्यफलन या इसको दहली ऊर्जा भी कहा जाता है। क्लियर? ये जो न्यू नॉट है इसको हम दहली आवर्ती क्या कहेंगे? दहली आवर्ती इसको कहा जाता है। H है वो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इसे हम प्लांक नियतांक कहते हैं, इसे प्लांक नियतांक कहा जाता है। क्लियर? चलिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इनमें से ऑप्शन आप देखेंगे गौर करके तो देखिए हमें ऑप्शन बी सही मिलने वाला है। ऑप्शन बी यहां पर सही मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक धातु के हरे रंग के प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। निम्न रंगों के समूह में से किस समूह के प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होगा? देखिए, इसे भी हम समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए कि हमारे पास में रंगों का एक समूह है और रंगों का समूह का मैं क्रम आपके सामने रख देता हूं। V I B G Y O R, ये जो दृश्य प्रकाश है उसमें रंगों का क्रम होता है। ये है बैंगनी रंग, ये है जामुनी, नीला, फिर है हरा, फिर पीला, फिर है नारंगी और अंत में हमारे पास में है लाल। आप यहां पर ध्यान देंगे कि आवर्ती की मैं बात करूं तो और तरंग धैर्य दोनों की यहां पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, तरंग धैर्य बैंगनी रंग की होती है मिनिमम और लाल रंग की जो तरंग धैर्य होती है वो होती है मैक्सिमम। अब C बराबर होता है न्यू लैम्बडा, या हम बात करें न्यू बराबर होता है C अपॉन में लैम्बडा।
तो जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसकी आवर्ती कम होगी, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम है उसकी आवर्ती अधिक होगी। तो बैंगनी रंग की आवर्ती मैक्सिमम होती है और लाल रंग की जो आवर्ती है वो मिनिमम होती है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब जब हरे रंग का प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित होती है। तो अब आवर्ती इससे अधिक ही होनी चाहिए। जैसे ये देहली आवर्ती है तो आवर्ती अधिक होनी चाहिए, तो आवर्ती अधिक होनी चाहिए। तो इन रंगों का प्रकाश उत्सर्जित हो सकता है जो कि बैंगनी, जामुनी और नीला है। बैंगनी, नीला, जामुनी। तो देखो कहीं यहां पर पीला है, नीला है, लाल है, तो यहां पर पीला और लाल वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, लाल वाला ऑप्शन, पीला वाला ऑप्शन गलत हो गया। बैंगनी सही है, नीला भी सही है, लेकिन पीला यहां पर गलत हो गया। यहां पर देखो बैंगनी, नीला, देखो पहले ये जो कई जगह पर इसको ऐसे लिखते हैं बे नी आ है पी नाला, तो उस हिसाब से ये जो कलर हैं वो बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पर बैंगनी, जामुनी, नीला ऐसे भी दे देते तो भी सही होता। तो इसको क्लियर कर लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा, निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा। चलिए इसे भी आप समझ लेते हैं। हमारे पास में निरोधी विभव के लिए एक वक्र हमारे सामने है। देखिए क्या है वक्र में, एक वक्र के जरिए इसको आपको समझा देता हूं। हमें इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है और जब हम ग्राफ खींचते हैं, इधर हमारे पास में है प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, और दूसरी तरफ हम आरोपित कर रहे हैं विभवांतर, दूसरी तरफ हम लेकर चल रहे हैं विभवांतर। इधर जो विभवांतर है वो है प्लस में और इधर जो विभवांतर है वो माइनस में। तो देखिए ये एक ऐसा वोल्टेज है जिसके ऊपर माइनस V0 जो वोल्टेज है इसको हम कहते हैं निरोधी विभव। इसे क्या कहा जाता है, निरोधी विभव इसको कहा जाता है। तो निरोधी विभव पर जो धारा का मान है वो शून्य हो जाता है। निरोधी विभव पर धारा का मान क्या हो जाता है, तो प्रकाश विद्युत धारा शून्य होती है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग निर्भर करता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से हम क्या जानते हैं कि E बराबर होता है फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम, और यहां से हम पुट कर सकते हैं एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर, और यहां से 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट, और वी मैक्सिमम बराबर हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा 2/m एच न्यू माइनस फाई नॉट का रूट, ये हमें प्राप्त हो गया है। तो देखिए यहां से आप देखेंगे एच न्यू जो कि आवर्ती को बता रहा है। ये वाला जो मान है तो वी का जो मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, आवर्ती पर निर्भर कर रहा है। यहां से आप देख रहे हैं ये जो मान है ये कार्यफलन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इसकी वैल्यू किस पर निर्भर कर रही है, कार्यफलन के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। क्लियर। तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित हो रही है उसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो आपतित फोटोनों की आवर्ती तथा धातु के कार्यफलन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है,
यहाँ पर एक बार क्वेश्चन देखिए कि किसी प्रकाश पुंज ए के फोटोन की ऊर्जा एक अन्य प्रकाश पुंज बी के फोटोन की ऊर्जा से दुगुनी है, तो इसके संवेगों का अनुपात पी और पीबी का अनुपात क्या होगा। चलिए इनका अनुपात हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है उसे आप समझ लीजिए कि प्रकाश पुंज के ए फोटोन की ऊर्जा एक अन्य प्रकाश पुंज बी के फोटोन की ऊर्जा से दुगुनी है, तो इनकी ऊर्जाओं का अनुपात यदि मैं लिखूं यहां पर कि ए की ऊर्जा तथा बी की ऊर्जा का अनुपात ये 2 होगा, क्योंकि ए की जो ऊर्जा है वो बी की ऊर्जा से दुगुनी है। क्लियर। देखिए यहां से हम क्या पुट कर देंगे, ई ए अपॉन ई बी, इसको हम एच न्यू ए अपॉन एच न्यू बी पुट कर सकते हैं। यहां से हमारे पास में आ गया न्यू ए अपॉन न्यू बी, न्यू ए अपॉन न्यू बी, और ये हमें क्वेश्चन में 2 दे रखा है, क्योंकि ई ए अपॉन ई बी कितना दे रखा है, 2। अब देखिए इनके संवेग, संवेग P बराबर होता है H अपॉन में लैम्बडा, ये हमने डी ब्रोगली की परिकल्पना से लिखा है, लैम्बडा बराबर होता है H अपॉन में P, तो वहां से हमने इसको पुट कर दिया, तो हमारे पास में PA अपॉन PB, PA अपॉन PB, तो H अपॉन में लैम्बडा A अपॉन H अपॉन में लैम्बडा B। तो देखिए यहां से हम लैम्बडा बी अपॉन में लैम्बडा ए पुट कर देंगे। सी बराबर होता है न्यू लैम्बडा, लैम्बडा बराबर हम पुट कर सकते हैं सी अपॉन में न्यू, सी अपॉन में न्यू। तो यहां से हम इन दोनों की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। क्लियर। तो यहां से इसको मैं क्या लिख दूं, सी अपॉन में न्यू बी, इसी प्रकार से C अपॉन में न्यू A, तो यहां से ये हमारे पास में आ जाएगा न्यू A अपॉन न्यू B, न्यू A अपॉन न्यू B। तो न्यू A अपॉन न्यू B की वैल्यू हमारे पास में थी 2, तो ये हमारे पास में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनके संवेगों का जो अनुपात है वो 2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न देखिए कि यदि फाई कार्यफलन है तो देहली तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होगा। यहां से आप ध्यान दें, हमारे पास में कार्यफलन फाई नोट बराबर होता है एच न्यू नोट, और न्यू नोट के स्थान पर न्यू बराबर हम लिख सकते हैं सी अपॉन में लैम्बडा, तो यहां हमारे पास में आ जाएगा एच सी अपॉन में लैम्बडा नोट। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो लैम्बडा नोट है वो हमारे पास में है देहली तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य, और देहली तरंगदैर्घ्य को हम लैम्बडा नोट से पुट करते हैं जो कि एच सी अपॉन फाई नोट के इक्वल होगा, एच सी अपॉन फाई नोट। तो यहां पर कार्यफलन फाई है, तो एच सी अपॉन फाई, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निरोधी विभव निर्भर करता है, निरोधी विभव की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, चलिए देख लेते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से हम क्या जानते हैं, देखिए E बराबर हम जानते हैं फाई नोट प्लस के मैक्सिमम, ये हम जानते हैं। के मैक्सिमम को हम 1/2 एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहां से हमारे पास में आ गया है E माइनस फाई नोट, देन यहां से हम जो के मैक्सिमम होता है, के मैक्सिमम होता है वो ई वी नोट के इक्वल होगा, ई वी नोट, जहां वी नोट निरोधी विभव होता है।
देन यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए ईवी नोट बराबर ई यहां पर आपतित फोटोन की ऊर्जा, फाई यहां पर, फाई नोट यहां पर कार्यफलन, तो निरोधी विभव बराबर आ गया है आपतित फोटोन की ऊर्जा तथा कार्यफलन का अंतर। क्लियर, ये हमारे पास में प्राप्त हो गया है। तो किस पर डिपेंड करता है, तो आपतित फोटोन की ऊर्जा और कार्यफलन के अंतर पर। ये जो वी नोट है वो किस पर डिपेंड करेगा, आपतित फोटोन की ऊर्जा तथा कार्यफलन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में क्या है, अगला जो प्रश्न है उसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन का तरंगों से संबंध कौन सा गुण डेविसन जर्मर प्रयोग को प्रदर्शित किया गया है। देखिए जो डेविसन जर्मर प्रयोग है इसमें तरंग के विवर्तन वाला गुण प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डेविसन जर्मर प्रयोग में अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है जब प्रकीर्णन कोण 50 डिग्री हो तथा जो आरोपित वोल्टता है वो 54 वोल्ट हो, तब डेविसन जर्मर प्रयोग में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि एक समान वेग से गतिशील हो, एक कण समान वेग से गतिशील हो, यदि कण समान वेग से गतिशील हो तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निम्न में से किसकी होगी। तो कणों के वेग यदि सेम है तो इनमें से किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, ये हम देख लेते हैं। देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्बडा बराबर होता है h अपॉन में p के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं m इंटू v। अब v सबके लिए सेम है तो जो लैम्बडा का मान है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। अब इनके द्रव्यमान की बात करें यहां पर, तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। बीटा कण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है जिसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, और अल्फा कण का द्रव्यमान 4 प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पर सबसे कम जिसका द्रव्यमान होगा उसकी तरंगदैर्घ्य भी अधिकतम होगी। तो बीटा कणों का द्रव्यमान सबसे कम, इसलिए इनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। फिर देखिए डेविसन जर्मर प्रयोग से सिद्ध हुआ, तो डेविसन जर्मर प्रयोग से हम जो प्रकाश है उसकी कणीय प्रकृति की व्याख्या करते हैं। देखिए एक यहां पर प्रकाश की बजाय क्या आना चाहिए, प्रकाश की बजाय द्रव्य आना चाहिए, तो द्रव्य यहां पर है नहीं, द्रव्य की तरंग प्रकृति की व्याख्या होनी चाहिए। तो यहां देखो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। एक बार इसको दोबारा देख लीजिए कि डेविसन जर्मर प्रयोग तो द्रव्य की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है, लेकिन ऑप्शन न तो ए सही है न ही बी सही है, दोनों ए और बी भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा। देखो इसमें देखो कंफ्यूजन वाली स्थिति है, ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं क्योंकि डेविसन जर्मर जो एक्सपेरिमेंट है वो द्रव्य की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है, द्रव्य की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है, द्रव्य की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। क्लियर। देखिए गतिमान फोटोन का द्रव्यमान होता है, गतिमान फोटोन का द्रव्यमान होता है, जो गतिमान फोटोन है, देखिए फोटोन का विराम द्रव्यमान तो शून्य होता है, इसको क्लियर कर लीजिए। फोटोन का विराम द्रव्यमान, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। विराम द्रव्यमान कितना होता है, शून्य। अब जब फोटोन गतिशील होता है तो उस कंडीशन में उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो देखिए फोटोन की जो ऊर्जा होती है उसको हम
E बराबर एच न्यू से और E बराबर एम सी स्क्वायर के रूप में हम पुट कर सकते हैं। देन यहां से हमारे पास में इन दोनों को हम इक्वल पुट कर दें तो एम सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एच न्यू, और यहां से m बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ गया है m बराबर एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करती। द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? तो देखिए आवेश पर डिपेंड नहीं करती। देखो किन किन राशियों पर डिपेंड करती वो भी देख लीजिए। द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्बडा बराबर होता है एच अपॉन में पी। तो एच अपॉन में पी से हमारे पास में क्या आ गया है एम इंटू वी। तो देखिए ये सारी राशियां, जैसे कोई द्रव्य तरंग है तो उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी तो उसकी तरंगदैर्घ्य भी अलग अलग होगी। तो ये द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, वेग पर डिपेंड करता है, संवेग पर भी निर्भर करता है। तो यहां से किस पर निर्भर नहीं करती? तो आवेश के ऊपर निर्भर नहीं करती है। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रकाश की क्वांटम प्रकृति को किस परिघटना द्वारा समझाया जा सकता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा प्रकाश की क्वांटम प्रकृति को समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गतिज ऊर्जा E के एक इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो यहां पर आप ध्यान दें कि हमारे पास में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्बडा बराबर एच अपॉन में पी। और देखिए हम पी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा बराबर हम जानते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर बट्टे में 2 एम। ई बराबर हम पी स्क्वायर बाई 2m भी पुट कर सकते हैं, और पी बराबर 2m ई का रूट भी पुट किया जा सकता है। तो यहां से लेमड़ा बराबर आ गया है एच अपॉन में अंडरूट में 2m ई। तो एच अपॉन में अंडरूट में 2m ई इसको हम पुट कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। अब हम कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न यहां पर ले लेते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होगा? तो यहां पर आप ध्यान दें, फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है मैंने अभी आपको बताया, क्लियर किया कि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होगा? शून्य होगा। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में है कि कण की तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाले प्रयोग का नाम लिखिए। तो कण की तरंग प्रकृति को बताने वाले, समर्थन करने वाले प्रयोग का नाम है डेविसन जर्मर प्रयोग। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? देखिए डेविसन जर्मर प्रयोग, डेविसन जर्मर प्रयोग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि दहली आवर्ती क्या होती है? तो देखिए दहली आवर्ती जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। तो वो जो निश्चित आवृत्ति है जिससे अधिक आवृत्ति के ऊपर धातुओं के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाए तो उसी आवृत्ति को हम दहली आवृत्ति कहते हैं। तो किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति देखिए क्या है? दहली आवृत्ति की डेफिनेशन, किसी धातु के पृष्ठ पर, धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की वह
न्यूनतम आवर्ती, वह न्यूनतम आवर्ती जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, देहली आवर्ती कहलाती है। देहली आवर्ती कहलाती है। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो देखिए वही प्रकाश विद्युत प्रभाव भी इसी तरीके से ही इसकी डेफिनेशन आएगी कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर देहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाएगा, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाएंगे, तो उस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उस घटना को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है कि किसी धातु के पृष्ठ पर जब देहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश आपतित होता है, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, तो उस घटना को हम क्या कहेंगे? उस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। क्लियर? देखिए फिर यहां पर आप देखेंगे कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति का मतलब क्या है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति का क्या तात्पर्य है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति का क्या मतलब है, तो चलिए यहां पर प्रकाश की द्वैत प्रकृति को समझ लेते हैं कि देखिए प्रकाश के द्वारा कुछ घटनाएं प्रदर्शित की जाती है। उन घटनाओं में देखिए कौन कौन सी है, मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, साथ में विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव, स्टोक्स प्रभाव, बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन प्रकाश की जब हम तरंगीय प्रकृति माने, कौन सी प्रकृति माने? तरंगीय प्रकृति। तो तरंगीय प्रकृति से हम प्रकाश के परावर्तन को समझा सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन को समझा सकते हैं, व्यतिकरण को समझा सकते हैं, विवर्तन तथा ध्रुवण को हम समझा सकते हैं। लेकिन इनको हम तरंग प्रकृति के जरिए नहीं समझा सकते। तो फिर क्या है? प्रकाश की कणीय प्रकृति ली गई, प्रकाश को ऊर्जा के छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में लिया गया, जिसकी सहायता से देखिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को अच्छे से समझाया जा सका। कॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव, स्टोक्स प्रभाव की आसानी से व्याख्या की जा सकी। साथ में इस प्रभाव के जरिए परावर्तन और अपवर्तन को भी समझाया जा सका, लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को नहीं समझाया जा सका।
तो प्रकाश की जब हम तरंग प्रकृति मानते हैं तो कुछ घटनाएं हम समझा सकते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं हम फिर भी नहीं समझा सकते। जब हम कणीय प्रकृति मानकर चलते हैं तो कुछ घटनाओं को हम समझा देते हैं, लेकिन कुछ घटनाओं को हम नहीं समझा पाते। इसलिए प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति मानी गई। इसका मतलब दोनों प्रकृतियां मानी गई है, कणीय प्रकृति भी, साथ में तरंगीय प्रकृति भी। कणीय और तरंगीय दोनों प्रकृतियों का जो संयोजन होता है वही है द्वैत प्रकृति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है। प्लांक नियतांक की जो वैल्यू है इसको हम स्मॉल h से पुट करते हैं 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है, जूल इंटू सेकेंड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, समझिए। देखिए कि प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव ग्राफ से बताइए। प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का क्या इफेक्ट पड़ता है, चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। हमारे पास में हमें ग्राफ के जरिए अपन को समझाना है। तो देखेंगे एक तरफ हम ले लेते हैं प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। अब देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे कि यदि इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा है, ये प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में प्रकाश विद्युत धारा का आरोपित विभवांतर के साथ में ग्राफ खींचिए। देखिए अब की बार हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें प्रकाश विद्युत धारा और आरोपित विभवांतर दोनों के बीच में ग्राफ खींचना है। तो एक तरफ तो हम ले लेते हैं विभवांतर और दूसरी तरफ हम लेंगे प्रकाश विद्युत धारा। क्लियर? तो देखिए जो ग्राफ है वो हमें किस प्रकार का प्राप्त होने वाला है, चलिए देखिए। हमें ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। देखिए इस ग्राफ में इस तरफ हमने ली है प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, और एक तरफ हमने लिया है विभवांतर, दूसरी तरफ क्या लिया है, विभवांतर हमने लिया है। तो देखिए जब हम बात करें पॉजिटिव विभवांतर की, प्लस में V की, तो पहले प्रारंभ में धारा का जो मान है वो इंक्रीज होता है, फिर धारा का मान क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है। उसको हम संतृप्त धारा कहते हैं, इसे संतृप्त धारा कहा जाता है। क्लियर? अब यदि हम यहां पर आरोपित विभवांतर ऋणात्मक कर दें, आरोपित विभवांतर क्या कर दें, ऋणात्मक, तो धारा का मान धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ शून्य हो जाता है। जिस वोल्टेज पर धारा का मान शून्य होता है उसको हम निरोधी विभव कहते हैं, निरोधी विभव कहा जाता है। तो ये था ग्राफ है प्रकाश विद्युत धारा तथा आरोपित विभवांतर के मध्य। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव समझाइए। तो देखिए इसे भी हम ग्राफ के जरिए ही समझ लेते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। यहां पर दो ग्राफ के जरिए मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं।
देखिए कैसे हम लेंगे। मैं यहां पर दो ग्राफ के जरिए इसको समझाने वाला हूं। पहला ग्राफ मैं यहां पर निर्मित कर रहा हूं, दूसरा ग्राफ मैं यहां पर निर्मित करने वाला हूं इस तरीके से। चलिए देखें, हम ये जानते हैं कि एक तरफ यदि हम ले लें विभवांतर V और दूसरी तरफ हम ले लें प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा हम ले लेते हैं, ये प्रकाश विद्युत धारा है। क्लियर? तो देखिए जब हम प्रारंभ में वोल्टेज का मान बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है और फिर जो वोल्टेज है बढ़ाने पर धारा का मान स्थिर हो जाता है। आप ऋणात्मक दिशा में वोल्टेज लगाते हैं तो धारा कम होती हुई कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। और -V0 पर शून्य हो जाती है। -V0 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर? ये जो करंट है इसको हम कहते हैं संतृप्त धारा। संतृप्त धारा। क्लियर? अब देखिए आपतित प्रकाश की यदि हम आवृत्ति में बदलाव लाएं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति में यदि हम परिवर्तन लाएं तो ये जो ग्राफ है वो हमें इस तरीके से प्राप्त होगा। जैसे ये हमारे पास में ν1 आवृत्ति पर है, फिर आवृत्ति हम ν2 कर दें, फिर हम आवृत्ति ν3 कर दें। तो आवृत्ति को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, आवृत्ति को जैसे जैसे बढ़ाएंगे निरोधी विभव का मान ऋणात्मक दिशा में बढ़ता जाएगा। निरोधी विभव का मान ऋणात्मक दिशा में इंक्रीज होता चला जाएगा। यदि हम ग्राफ खींचें तो हमें एक इस तरीके से समानुपातिक रूप से रेखा प्राप्त होने वाली है। क्लियर? तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, एक तरफ हम लेकर चल रहे हैं आवर्ती, एक तरफ हम क्या लेकर चल रहे हैं? आवर्ती लेकर चल रहे हैं न्यू, और ये जो ग्राफ है वो दहली आवर्ती से ही प्रारंभ होता है। दूसरी तरफ हम लेकर चल रहे हैं निरोधी विभव, निरोधी विभव हम लेकर चल रहे हैं। तो निरोधी विभव को हम V0 से पुट करें तो जैसे जैसे यहां पर आवर्ती इंक्रीज होती है तो निरोधी विभव का मान भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा इस तरीके से। क्लियर? ये हमने ऊपर वाले ग्राफ से भी देखा, यहां से भी देखा है, समझ लिया है। तो ये दो ग्राफ है, दोनों ही ग्राफ है, इनसे हम निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का क्या इफेक्ट पड़ता है समझा सकते हैं, बता सकते हैं। फिर देखिए हमारे पास में जो 25वां क्वेश्चन है वो क्या है कि अधिकतम और न्यूनतम, चलिए अधिकतम एवं न्यूनतम कार्यफलन वाली धातुओं के नाम लिखिए। देखिए कार्यफलन का मान है मैक्सिमम, कार्यफलन का मान मैक्सिमम होता है प्लेटिनम के लिए, प्लेटिनम के लिए होता है, और वो होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? फाई का जो मिनिमम मान होता है वो सीजियम के लिए होता है। किसके लिए होगा? सीजियम। देखिए मैक्सिमम कार्यफलन वाली धातु प्लेटिनम होती है जो कि 5.65 इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और मिनिमम कार्यफलन सीजियम के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब हम एक एक करके आंकिक प्रश्न यहां पर ले लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए कि एक प्रोटॉन है वह एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा समान है, तो इनमें से किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कम होगी? चलिए इस क्वेश्चन को यहां पर हम समझ लेते हैं। यहां पर गतिज ऊर्जा हमें समान दे रखी है, देन डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कम किसकी होगी? लैम्ब्डा बराबर होता है H अपॉन में P, और H अपॉन में इस P के स्थान पर हम 2m के पुट कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी इसी वीडियो में क्लियर कर दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं H अपॉन में अंडर रूट में 2m के। क्लियर?
अब देखिए यहां से हमें क्वेश्चन के अंदर गतिज ऊर्जा समान दे रखी है, तो जो लैम्बडा का मान है वो अंडर एम के समानुपाती होगा। तो यहां से इनकी दोनों में से किसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी? तो देखिए लेम जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। तो मास ऑफ अल्फा ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो कम पूछिए लैम्बडा अल्फा की कम होगी और लैम्बडा प्रोटॉन की अधिक होगी। क्लियर हो जाना चाहिए। और यदि इनका रेशियो भी पूछा जाए तो इसी फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर देंगे। फिर देखिए कि समान विभवांतर से त्वरित अल्फा कण व प्रोटॉन से संबद्ध तरंग दैर्घ्यों का अनुपात क्या होगा? कि हमने विभवांतर समान दिया है, तो अल्फा कण और प्रोटॉन दोनों, अल्फा कण और प्रोटॉन दोनों की तरंग दैर्घ्यों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहां पर आवेशित कण है दोनों ही, लैम्बडा बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं? एच अपॉन में, देखिए एक बार फिर से फॉर्मूला, पी के स्थान पर 2m के, और यदि हम यहां पर आवेशित कण को के बराबर QV के रूप में ऊर्जा दें, के बराबर QV, तो यहां पर वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, तो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में? H अपॉन में 2m1 Q1V इंटू में लैम्बडा 2 जो कि H अपॉन में अंडरूड में 2m2 Q2V के इक्वल होगा। ये हमारे पास में आ जाएगा m2 Q2 बट्टे में m1 Q1। देन यहां से ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? m2 दूसरा वाला कण यहां पर प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान तो है m, उसका आवेश है q। फिर मैं बात करूं यहां पर पहले वाले कण, पहला कण हमारे को अल्फा दे रखा है, तो अल्फा का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, और उसका जो आवेश है वो दुगुना। तो यहां से हमारे पास में क्या रह गया? 1/2 अंडरूट 2 रह जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य समान है, तो इनकी गतिज ऊर्जा परस्पर किस प्रकार से संबंधित है? आपस में इनकी गतिज ऊर्जाओं के बीच में क्या संबंध है? तो यहां से ये वाला जो रिलेशन है वो देख लीजिए, ये वाला रिलेशन ही हो जाएगा। क्लियर। देखिए यहां से इसको क्लियर कर देते हैं कि इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से हम क्या पुट कर देंगे कि हमारे पास में दोनों ओर से स्क्वायर कर दें, तो लैम्बडा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बट्टे में 2m के, तो यहां से के बराबर हमारे को मिल जाएगा एच स्क्वायर बट्टे में 2m लैम्बडा स्क्वायर। और यहां पर देखिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य सेम है, तो इनकी गतिज ऊर्जा परस्पर किस प्रकार से संबंधित है? तो इनकी गतिज ऊर्जाओं के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हम यहां पर देख लेते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि 2 है, एच स्क्वायर है, लैम्बडा स्क्वायर, ये तो दोनों में सेम ही रहने वाला है। तो जो के है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होने वाला है। तो यहां से K1 अपॉन K2, या यहां पर हमें जो पार्टिकल है वो एक इलेक्ट्रॉन, तो Ke अपॉन Kp, ये बराबर आ जाएगा Mp अपॉन Me के। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कण की स्थिति एवं संबंधित संवेग में अनिश्चितताओं के लिए हाइजेनबर्ग का संबंध लिखिए। दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो देखिए। स्थिति में अनिश्चितता को हम डेल्टा अक्स से तथा संवेग में अनिश्चितता को डेल्टा पी एक्स से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगी h अपॉन 4 पाई के। ये हमारे पास में है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इनको हटा देता हूं मैं, एक बार फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसी धातु का कार्यफलन इतना है तो उसकी देहली आवृत्ति का मान क्या होगा?
दहली आवर्ती को हम न्यू नोट से लिखें जो कि फाई नोट अपॉन में एच के इक्वल होगी, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻19। एच की जो वैल्यू है वो 6.63 ले लेते हैं हम, 10⁻⁻34। तो न्यू नोट की जो वैल्यू है वो 10⁻15 हर्ट्ज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सीजियम धातु के लिए दहली आवर्ती इतनी है, तो इसका कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, सीधा फॉर्मूला है, इसी टाइप से ही हमारे को अप्लाई करना है। चलिए देखिए, कार्यफलन फाई नोट बराबर होता है एच न्यू नोट। तो एच की जो वैल्यू है वो है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और न्यू नोट हमारे पास में 5.6 इंटू 10⁻14 है। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का हम भाग लगा देंगे। तो हमारे पास में 6.62 इंटू 5.6 अपॉन 1.6 इंटू 10 देखिए कितनी रह गई हमारे पास में 33, तो 10⁻⁻1 रह गई है, बाकी का सब कुछ कट पिट गया है। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो कार्यफलन का मान आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में निरोधी विभव 1.5 वोल्ट है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या है? देखिए यहां पर हमारे को V नोट की जो वैल्यू है वो 1.5 वोल्ट दे रखी है, हमें अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछी है। विद्यार्थी हम आपको बता दें कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो EV नोट के इक्वल होगी। तो देखिए EV नोट, तो E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और V नोट जो कि है 1.5, तो ये हमारे पास में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग धैर्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए डी ब्रोगली तरंग धैर्य लैम्बडा बराबर होता है H अपॉन में अंडर में, देखिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, मैं चलिए इन फॉर्मूले से ही आपको बताता हूं कि लैम्बडा बराबर H अपॉन में P, और यहां से हम M इंटू V, और P के स्थान पर हम और क्या लिख सकते हैं 2m के यहां पर गतिज ऊर्जा है, और इसको हम इस तरीके से पुट कर देंगे 2m⁴v, और जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए इन सब की वैल्यू पुट करें तो 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में अंडर में v रह जाएगा। और जब यहां से हम इस v की वैल्यू यहां पर पुट कर दें 100 का रूट, तो 10 का भाग लग जाएगा, 1.227 एंगस्ट्रॉम इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है वो देखिए क्या है, देख लेते हैं कि 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों का संवेग और डी ब्रोगली तरंग धैर्य परिकलित कीजिए। तो हमारे को यहां पर 56 वोल्ट के लिए इलेक्ट्रॉनों की डी ब्रोगली तरंग धैर्य फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला आपके पास में वही है जो अभी हमने जस्ट यूज में लिया है, और यदि यहां से हमारे पास में लैम्बडा निकल गया तो संवेग भी निकल जाएगा। तो लैम्बडा बराबर क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में अंडर v, तो यहां से 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में अंडर में 56, और 56 का अंडर है वो 7 और 8 के बीच में आएगा। तो यहां से मैं 7 और 8 के बीच में क्लियर तो नहीं है, आप यहां पर कैलकुलेट करके फाइंड आउट भी कर सकते हैं। मैं 7.5 यहां पर ले लेता हूं, तो यहां से 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में 7.5 मैंने ले लिया, और 7.5 का जब यहां से हम भाग लगाएंगे तो देखिए 122.7 के अंदर 75 का भाग लगा दीजिए तो लैम्बडा आ जाएगा हमारे पास में। तो एक बार में चला गया हमारे पास में 1 पॉइंट। फिर देखिए 75 में यहां से 25 और 22 47 रह गया, तो 477 रह गया है हमारे पास में। तो 450 में ये चला जाएगा 6 बार में, ठीक है। तो 6 बार में 477, फिर 27 से 200, तो ये लगभग हमारे पास में आ जाएगा
4 गुणा 10 की घात -10 मीटर या 1.64 एंगस्ट्रोम, इसको हम पुट कर सकते हैं। क्लियर। अब यहां से हम संवेग निकालेंगे, P बराबर h अपोन में लैम्बडा, तो 6.62 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन लैम्बडा की जो वैल्यू है 1.64 इंटू 10⁻⁻10, तो यहां से 6.62 अपॉन 1.64 इंटू 10⁻⁻10, तो ये लगभग 4 गुणा 10 की घात -10 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, तो इनमें से किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी। तो देखिए यहां से ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी देखे हैं कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य मिनिमम पूछा है, तो लैम्बडा बराबर हम क्या जानेंगे, गतिज ऊर्जा इनकी समान दे रखी है, तो h अपोन में अंडरूट में 2m के, चलिए यहां से 2 रह गया, 2m के, तो k समान है, तो लैम्बडा का जो मान है वो द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से न्यूनतम पूछिए, तो जिसके लिए m मैक्सिमम होगा उसके लिए लैम्बडा क्या होगा, मिनिमम, लैम्बडा उसके लिए मिनिमम। तो यहां से इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण और प्रोटॉन में से अल्फा कण का द्रव्यमान मैक्सिमम होता है, द्रव्यमान क्या होता है, मैक्सिमम, तो उसके लिए जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। विद्यार्थी इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट वाला है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, क्लियर करके रखेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर में से वैसे 2 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ से जो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है वो जो छोटे क्वेश्चन हमने यहाँ पर इस चैप्टर में लिए हैं उनमें से भी पूछे जा सकते हैं, तो उन छोटे-छोटे क्वेश्चंस को आप क्लियर करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग की प्रायोगिक परिपथ व्यवस्था बतानी है और उससे हमें कौन-कौन से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। निष्कर्षों को हमने वैसे तो जो लघुतरात्मक प्रश्न है उनमें एक-एक करके देख लिए हैं, समझ लिए हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण भी आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला ही है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्षों की भी आपको व्याख्या आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखेंगे कि डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या है, इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो अभी हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय यूज में लिया है वही सूत्र आपको फाइंड आउट करना होगा। वैसे डेविसन जर्मर प्रयोग किस प्रकृति को व्यक्त करता है, क्या बताता है, उसका उद्देश्य क्या है, ये आपको एक लाइन में पूछा जा सकता है। पूरा जो डेरिवेशन है वो बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 1.5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1.5 अंक के अंदर केवल आपको डी ब्रोगली की परिकल्पना पूछी जा सकती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पूछा जा सकता है, प्रकाश विद्युत समीकरण पूछी जा सकती है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी पूछा जा सकता है। तो देखिए हमें थोड़ा सा ब्लूप्रिंट का भी अध्ययन करना होगा, तो ये भी एक काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे, समझे, और मुझे उम्मीद है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला चैप्टर परमाणु के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, देखिए विद्यार्थियों हम यहाँ पर जब महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के नाम पर हम आपको एक बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो आपको यहाँ से क्लियर करना ही करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक भी आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्लियर। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आप करेंगे ही करेंगे, इनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है, ये तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्लियर। इसके अलावा आप यहां से इन वीडियो से आप क्या सीख रहे हैं, आप यहां से जो क्वेश्चन पेपर है
उनमें क्वेश्चन किस पैटर्न के आएंगे वो आप सीख रहे हैं। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमने ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सीधे सीधे नहीं दिए हैं। जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर हमने सम्मिलित किए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप यदि एक बार देख लेते हैं, आपके सामने से ये गुजर जाते हैं, तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि हम आपके लिए कुछ प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र भी आपको लेकर आएंगे, जो मॉडल पेपर पर आधारित कुछ पेपर आपको बताने वाले हैं और उनमें इन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सम्मिलित करेंगे। तो विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।